अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे नेटो को फंड नहीं मिलना तो हमें भी आगे फंड नहीं मिलना। तो जो हमें इमीडिएट फंड दिया जाता था कि जाके हमारी थोड़ी सी हाथ के अंदर थोड़ा सा हमें हाथ गर्म करके भेजा जाता था, तो वही अमेरिका से किया जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो आपको रोल ओवर करके देता रहा। आपको तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कर्जा दिया, आपने वो अभी नहीं उतारा, रोल ओवर कराना है। आपने कैपेसिटी पेमेंट में $15 बिलियन उनके पे नहीं किए। अच्छा, बाकी मामलात के अंदर, इकोनॉमिक जोन के अंदर, और फिर उसके अंदर इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर पाबंदी लगाई आईएमएफ के कहने पे कि इकोनॉमिक जोन्स नहीं चलेंगे, उसके अंदर आप हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, आप टैक्स हॉलीडेज नहीं देंगे और उनको नहीं चलने देंगे। अच्छा, आप ना चलने दें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ा क्राइसिस आपके सहाफी, ये मीडिया बिका हुआ मीडिया है, पाकिस्तान का सारा मीडिया बिका हुआ मीडिया है, ये नवाज शरीफ का मीडिया है। और इस मीडिया के बाद जो है, इसके बाद आप ये चाह रहे हैं, CNN, BBC और फॉक्स न्यूज नहीं बिका था वहां पे, उसी तर्ज पे बिका हुआ है ना, उसी तर्ज पे बिका हुआ है, पैसा तो वही देते। आज जैसी रिपोर्टिंग BBC कर रहा था, मैं चले वो उनके ऊपर हम क्या तबसरा करें। अच्छा चले, वो सून से याद आया डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं वो सैमसन साहब, वो सून वाली बात जरा कहने दीजिए। एहसान इकबाल साहब ने एक ट्वीट की थी, तो सून जो है ना, जितने सून उन्होंने उसको डिलीट किया है उतने तो सून ये चले जाएंगे। जी हसन, मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ कि तारीख जो है ना पलटा खाती है 70, 80, 100 साल के बाद। जिस तरह है ना कि नॉर्थ पोल भी अपना महवर तब्दील करता है, इसी तरीके से तारीख भी पलटा खाती है। ये जो महान की थ्योरी थी, हार्टलैंड और उसकी कंटेनमेंट, स्ट्रॉन्ग नेवी, ये सारी ड्रीम्स जो थी अमेरिका के हक में पूरी हुई है, क्योंकि हार्टलैंड जो था उस वक्त पॉवर्टी में था। सोवियत यूनियन जब था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, मिलिट्री पावर था, अवाम की ताकत नहीं थी, मगर तब भी दे प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चाइना जो था बहुत पसमानदा था। अब ये ममालिक जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, और ये हार्टलैंड का एरिया जिसमें बेसिकली रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान, ईरान, पार्ट्स ऑफ टर्की, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारी हार्टलैंड है। आ रहा है, they call it the Asian century. Now, as a Pakistani, I always wished that Pakistan would play a pivotal role in the Asian century. लेकिन एन उस वक्त पर हमने अपना बायस अमेरिका के हक में बहुत ज़्यादा पिछले 3 बरस में शो कर दिया। तो मुझे लगता है कि अनलेस पाकिस्तान में अचानक बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएं और चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से तरामीम आ रही हैं लगता नहीं है ऐसे होगा, लेकिन लेट्स प्रे एंड होप चेंज आ जाए, देन पाकिस्तान विल बी एबल टू a pivotal role in the sense that we will be part of the Asian century. Otherwise, we have chosen not to be part of the Asian century. Sir, we have no such plans. Please. ये containment strategy जो है ना, एक मेरी अपनी thesis है. It's well documented. End of geo strategy. ये this election also marks title. End of geo strategy. जी, तो डॉक्टर साहब ये एंड ऑफ जियो स्ट्रेटेजी से याद आया, वो एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा साहब का जो आर्टिकल था 1989 में जो आया, उन्होंने जो किताब लिखी वो तो उसके ऊपर वो 1989 से लेके 2024 ये हो गए 35 साल, 35 इयर्स हो गए। 35 इयर्स में वो यूनिपोलर वर्ल्ड, आपको लगता है कि ये ट्रम्प साहब ने जो इस वक्त डिसीजंस, अपनी पॉलिसी हमें बताइए, डिसीजंस तो अभी आएंगे, वो पॉलिसी जो है दैट इज एन अनाउंसमेंट टू एंड दैट राइड ऑफ 35 इयर्स, जो यूनिपोलर वर्ल्ड की सुपर पावर की एक सोलो राइड थी, सोलो फ्लाइट थी, वो अब इट हैज कम टू एन एंड। वो आनी थी। देखें, वो इब्न खल्दून का भी एक बहुत बड़ा थीसिस था जिसके अंदर 40 साल यानी 120 साल, यानी ताकत जो है वो एक मजबूत पकड़ती है, यानी
वो अपने नोमैडिक लाइफ के अंदर होती है, वो तेजी के साथ पहले 40 साल होती है, उसके बाद वो मेच्योरिटी की एज पे होती है और उसके बाद डिक्लाइन होता है। अच्छा, वो लामहला एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। अब ट्रंप का मैंने आपको बता दिया कि ट्रंप का आना जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का आगाज है और उसकी हेजमनी और ताकत जो है वो अब कमजोर हो जाएगी। अब पाकिस्तान को इस मामले में क्या करना है, पहले तो देखना होगा हमें चाइना को। चाइना बहरुल काहिल के अंदर मसनूई जो जजायर है वो बना चुका है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो गई है बहरुल काहिल के ऊपर कि और कोई इन्वेड कर नहीं सकता। अच्छा, इंडिया की मजबूरी ये है कि उसके ऊपर जयशंकर ने जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट जो की दास्तान लोगों को सुना सुनाकर और खुद को अलाइन कर लिया चाइना के साथ। उसकी आपके पास हालिया जो मिसाल मैंने कई दफा दी है, मैं दोबारा देता हूं कि खाली जो तकरीबन 2000 में सन 2000 तक जो है वो 2.92 बिलियन डॉलर थी उनकी ट्रेड। अब तकरीबन जाकर ये 118.4 बिलियन डॉलर तक है। यानी अब इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है रशिया के ऑयल के ऊपर, प्लस उसको डेवलपमेंट उसकी पूरी की पूरी जो शहरों के अंदर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना जैसा नहीं है, ट्रेन चाइना जैसी नहीं है, बाकी इक्विपमेंट चाइना जैसे नहीं है। अब अमेरिका का भी जो है वो टिल्ट कहीं ना कहीं और होना है। अच्छा, जहां पे भी होना है पूरी दुनिया के अंदर एक और प्रॉब्लम भी आएगा ऑटोमेशन का। अब ऑटोमेशन आ रही है और चाइना इसके ऊपर काम कर चुका है। जिस तरह की ये ईवीज और इसके बगैर की यानी इलेक्ट्रिक मोटर से भी आगे के काम शुरू हो चुके हैं। जितनी कॉस्ट इफेक्टिव चाइना होगा या बाकी इलाकों को वो बना सकता है, इंडिया डेफिनेटली बेल्ट एंड रोड के अंदर आ जाएगा। जितना उसने रेजिस्टेंस दी थी, आप देखेंगे कि ब्रिक्स के अंदर सबसे आगे कोई होगा तो ये मोदी साहब, या मोदी साहब अगर नहीं भी होते, जो भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसके अंदर मैं देख रहा हूं आरएसएस तो बड़ी तेजी से फारिग हो जाएगा, और आरएसएस और मोदी जो है वो फारिग होने के बाद इंडिया तेजी से चाइना के बहुत करीब हो जाएगा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यही अक्लमंदी की बात है इंडियन अवाम के लिए भी। और इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चेंज को रेजिस्ट नहीं करते, वो ले लेते हैं। लेकिन अगर वो मजहबी सोच को और वो क्या नाम है रजियत पसंदी की सोच को, एक्सट्रीमिज्म की सोच को वो अगर ना अपनाएं, तो उनके पास रोड नेटवर्क, बाकी नेटवर्क, पावर और फ्यूचर को देखें तो वो इवन इनोवेशन की तरफ बड़ी तेजी से आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी एकेडमिक फील्ड के अंदर, बाकी मामलात के अंदर, अमेरिका के अंदर भी लॉबिंग के अंदर इंडियन काफी आगे। लेकिन अगर वो जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को छोड़ दें और डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं, तो वो चाइना के बाद दूसरी ताकत भी बन सकते हैं इस खत्ते के अंदर। रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान की मेटाब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बर्बाद कर चुके हैं और इस वक्त की उनकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, उनका सिविल इदारे, इनके लोग, ये सिर्फ पाकिस्तान में वो ट्रेंड हो रहे हैं जो खुद बनता है और फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़कर कहीं और जगह चला जाता है। इसके बाद ब्रेन ड्रेन हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर कौमियत नाम की कोई चीज नहीं है। चुनाचे इस वक्त आपने देखा कि इमरान खान अंदर है, उसको निकालने के लिए एक आदमी इकट्ठा नहीं होता। सो वजह इसकी ये है कि दे आर नॉट यूनाइटेड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें जो हार्ड कैश देता है हम वो साथ चले जाते हैं। पॉइंट ये है कि इंडिया तो चाइना के साथ, ईरान की ताकत चाइना के साथ, अफगानिस्तान की ताकत भी चाइना के साथ, इंडिया को अफगानिस्तान से मसला कोई नहीं। इंडिया ने अपने जो रॉ के जो 600 बिलियन डॉलर की पूरी इनपुट देकर हमें जो है वो टेररिज्म का शिकार करके चाइना से दूर करने की कोशिश की। इधर अपनी मोहब्बत याफ्ता नवाज शरीफ हमें देकर, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि नवाज शरीफ इज द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान, ही इज द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। अब चाहिए ये कि इमरान खान जब आए तो उनको पुराने बदले छोड़कर हमें डेवलपमेंट पे काम करना होगा, हमें ठीक लोगों को लेना होगा, हमें राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लेना होगा और स्ट्रक्चरिंग करके हमें देखना होगा कि दोनों डायमेंशन, हमें चाइना से भी हाथ मिलाना है, हमें इंडिया के साथ, चाइना और जापान के साथ जिस तरह की थी इस नानजिंग के अंदर, अगर आप देखिए सिम्पसन साहब को बहुत अच्छे से पता होगा, नानजिंग के अंदर 3.5 लाख लोग कत्ल किए गए, लेकिन उनका इतनी नफरत है जापान के लिए कि वो आप सोच नहीं सकते। लेकिन जापान से ट्रेड खत्म नहीं करते, हम ट्रेड के हक में, और हमारे रूट्स बेहतर होने चाहिए। इंडिया को भी मैच्योर होना चाहिए, हमें मैच्योरिटी वाला लीडर चाहिए। अभी पहला स्टेप तो हमने करना है कि पहला मैच्योरिटी वाला लीडर, और फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन होनी है और सिविलियन की तरफ से डिफाइन होनी है। और फौज को फौरी तौर पे, जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। डेफिनेट ट्रंप के आने से सबसे पहले तो ये वीक होंगे, और अगर नहीं होंगे सो आप ये देख लें कि बाकी खित्ते तो आपके मजबूत भी रहे।
Okay, Simon Samson Saab, very quickly, last few words, if you like to add. We are running towards the जी close of. थोड़ा सा पाकिस्तान की कमजोरी की बात कर लें। कायदे आजम की 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर है, जो स्क्रिप्ट है, अगर आप वो पूरा पढ़ें तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि वो माइनॉरिटीज़ को मुतल्लिक है, लेकिन उसमें मुश्किल से 40-50 अल्फाज हैं जो माइनॉरिटीज़ के मुतल्लिक है। बाकी गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जॉबरी है, सिफारिश है, सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया कायदे आजम ने। वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म उस तकरीर में दिया गया था, उसने बहुत खोले खाए इन द मिड 50s एंड अर्ली 50s, जब तक के 56 की कॉन्स्टिट्यूशन आई और उसके बाद मार्शल लॉ आ गया और वो सब कुछ दफन हो गया। इस वक्त ताबड़तोड़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और बिल्स और इनके साथ जो है ना, हम